डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 6। अग्नि जैसे ही ये आवाज़ सुनकर उस दिशा में देखता है तो पाता है कि एक लड़का सोफे पर बैठकर अपनी एक टांग दूसरी टांग पर रखकर बड़े ही स्टाइल में बैठा था। उसके हाथ में वाइन का गिलास था और वाइन की शिप लेते हुए वो लड़का अग्नि को ही देख रहा था। अग्नि उस लड़के को देखकर एक स्माइल करता है और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोलता है, ध्रुव भाई, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, मैंने उस मुन्ना का मैटर क्लोज की दिया है। कहते हुए ध्रुव के पास जाकर बैठ जाता है। सोफे पर बैठा लड़का और कोई नहीं बल्कि ध्रुव सिंह चौहान है, अग्नि का बड़ा भाई। कहने को दोनों भाई एक ही दिन पैदा हुए थे, लेकिन ध्रुव अग्नि से 5 मिनट पहले पैदा हुआ था, इसीलिए अग्नि उसे भाई ही कहता है। और दोनों में ही प्यार और लड़कियों को लेकर जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन आने वाले टाइम में दोनों ही भाई दो बहनों के लिए ओवर पॉजिटिव होंगे और दोनों की हो सोच अपने प्यार के लिए बदलेगी। ध्रुव एक तिरछी स्माइल करते हुए, अब मुझे तो आना ही था, आखिर अपने दुश्मनों को जो हराना है। अग्नि अपने लिए एक गिलास में वाइन भरते हुए बोलता है, फिक्र मत कीजिए भाई, सब हो जाएगा। और हमारी माफिया मीटिंग कल है, लेकिन 2 जगह पर, एक सनशाइन क्लब में और दूसरी मून होटल में। ध्रुव, तुम होटल में मीटिंग अटेंड करने चले जाना और मैं क्लब में, ताकि मीटिंग करने का बाद वहां थोड़ा फ्रेश भी फील कर सकूं। अग्नि भाई, आपको नहीं लगता आपको ऐसे लड़कियों के साथ वन नाइट स्टैंड करना छोड़ देना चाहिए? ध्रुव तिरछी स्माइल के साथ, ये तो मैं तभी छोड़ सकता हूँ जब मुझे कोई ऐसी लड़की मिलेगी जो वजन हो और पैसों के लिए मेरे साथ नाइट स्टैंड ना करे, लेकिन ये तो मुमकिन है। आजकल लड़कियां पैसों के लिए एक रात के लिए हम बिस्तर हो जाती है और सुबह उनके मुंह पर चेक मारो और फिर वो उसे लेकर चली जाती है। मुझे ऐसी लड़कियों से बहुत नफरत है जो सिर्फ पैसों पर मरती है और सिर्फ लुक्स पर, लेकिन सीरत से वो लड़कियां खुद कलंकित होती है। मुझे नहीं चाहिए इस तरह की लड़की। अग्नि भाई, आप खुद ही उनके साथ हम बिस्तर होते हैं और मोस्टली लड़कियां आई थिंक वजन ही होती है, लेकिन आप सुबह उन्हें खुद ही चेक देकर दफा कर देते हो। किसी दिन सुबह बात भी कर लिया करो, उनसे शादी के लिए ही पूछ लो, क्या पता कोई आपके टाइप की मिल जाए जो आपसे ही प्यार करे। ध्रुव, नहीं छोटे, ऐसा कोई प्लान नहीं है जो लड़की मेरे बिस्तर तक पहुंच जाए। तुम्हें लगता है वो दूध की धुली हुई होंगी? ऐसी लड़कियां कभी भी किसी लड़के के बिस्तर तक नहीं पहुंच जाती, वो बस पैसों की भूखी होती है और कुछ नहीं। अग्नि ये सुनकर जैसे ही कुछ कहने वाला होता है, उससे पहले वहां लक्ष्य आ जाता है। लक्ष्य, अग्नि सर, उनका क्या करना है? अग्नि जब ये सुनता है तो सोचता है कि लक्ष्य अक्षरा की बात कर रहा है और उसके साथ आए ईशा और आर्यन की। ये सोचकर उसके सामने अक्षरा का फेस आ जाता है जब वो अपनी नम आंखों से उस पेन ड्राइव के बारे में बता रही थी। अग्नि ये सोचकर कहता है, छोड़ यार, लड़की थी वो, बस वहाँ पेन ड्राइव लेने ही तो आई थी और उसने कहा तो था कि वो तीनों किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अब उसकी थोड़ी सी बदतमीजी के लिए उसे मार थोड़ी सकता हूँ, और वैसे भी अभी उसे कई लड़कियों की जिंदगी बचानी है जिनके साथ रेप हुआ था। तो छोड़ उन तीनों को, लेकिन नज़र जरूर रखना, उन तीनों पर भरोसा नहीं कर सकते। कब पेन ड्राइव मिलने के बाद वो लड़की पुलिस वालों को पास जाकर हमारी ही कंप्लेंट कर दे, लेकिन लगती नहीं ही वो ऐसी। उसने कहा है तो शायद बताएगी नहीं, वो किसी को है, बहुत क्यूट वो लॉयर, और उसके होठ तो चेरी की तरह लाल है। अग्नि बस उसे बोले जा रहा था और लक्ष्य उसे अजीब नज़रों से देख रहा था, यहाँ तक कि ध्रुव भी। ध्रुव, अगर उसने मर्डर करते हुए देखा था तो वहीं मार देते उसे। अग्नि, नहीं नहीं भाई, वो बहुत प्यारी थी और साथ ही वो एक क्रिमिनल लॉयर भी है, हम उस पर नज़र रखेंगे। बस जब मुझे लगेगा कि वो पुलिस को हमारे बारे में बताने वाली है तो मैं उसे खुद ही शूट कर दूंगा। तभी लक्ष्य, सर, हमने उन तीनों के पीछे ऑलरेडी अपने बॉडीगार्ड लगा चुके हैं उन पर नज़र रखने के लिए, लेकिन अभी मैं उस क्रिमिनल लॉयर के बारे में नहीं पूछ रहा था। अग्नि, अभी तो तूने कहा कि उनका क्या करना है। लक्ष्य, लेकिन मैंने उन तीनों का नाम थोड़ी ना लिया है, मैं तो कल की मीटिंग में आए आपके दुश्मनों की बात कर रहा था कि उनका क्या करना है। अग्नि ये सुनकर चुप हो जाता है और ध्रुव बोलता है, हाँ, इसने तेरी चेरी का तो नाम भी नहीं लिया था। अग्नि ध्रुव के मुंह से तेरी चेरी सुनता है तो उसका दिल खुश हो जाता है, लेकिन फिर वो लक्ष्य की ओर देखकर खतरनाक तरीके से बोलता है, उनका क्या करना है? उन्हें कल एक ट्रेलर दिखाना है जिसे देखकर वो कभी हमसे उलझने की कोशिश न करे, और कहकर अपने रूम में चला जाता है। ध्रुव उसे जाता देख लक्ष्य से, इसकी चेरी एक क्रिमिनल लॉयर है क्या? लक्ष्य, ये सर, वो उस मुन्ना के घर एक पेन ड्राइव लेने आई थी एक केस के सिलसिले में जिसमें उस मुन्ना ने कई लड़कियों की रेप की वीडियो डाल रखी थी। ध्रुव ये सुनकर, तो इसकी चेरी को पेन ड्राइव मिल चुकी है ना?
लक्ष्य उदास सा चेहरा बनाकर, नहीं सर, उससे पहले ही अग्नि सर ने उस मुन्ना का खेल खत्म कर दिया था और फिर उन लोगों ने पेनड्राइव घर में भी ढूंढी लेकिन उन्हें वो पेनड्राइव घर में नहीं मिली, क्योंकि मुन्ना ने वो पेनड्राइव पहले ही किसी पॉलिटिकल आदमी को बेच दी है। अब देखते हैं कि वो पेनड्राइव ढूंढ पाती है या नहीं, वरना वो पॉलिटिकल आदमी तो उन रेप की हुई लड़कियों के वीडियो उनके घर वालों पर भेज के उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है, जिससे कुछ लड़कियों ने तो सुसाइड भी की लिया और जो लड़की इंसाफ के लिए पुलिस स्टेशन जाना चाहती थी, अब वो इस डर से जा भी नहीं रही है। ध्रुव, वो पॉलिटिकल आदमी कौन है? लक्ष्य, पता नहीं सर, ये तो उन तीनों को ही पता है, वो तीनों आपस में ही इसके बारे में बात कर रहे थे इसीलिए हमने सुन लिया, पर उस पॉलिटिकल आदमी का नाम उन्होंने नहीं लिया। ध्रुव, उन पर नज़र रखना अच्छे से, और अगर कोई और उन्हें मारने की कोशिश करेगा तो उन्हें उनसे बचाना। लक्ष्य ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, पर उन्हें हम क्यों बचाए सर? ध्रुव लक्ष्य को अपनी खा जाए वाली नज़रों से घूरते हुए बोलता है, बेवकूफ़, कुछ अच्छा काम कर रही है वो लॉयर, उन रेप की हुई लड़कियों की जान बचाने के लिए पॉलिटिकल से भिड़ेगी तो ऑफकोर्स उसके रास्ते में वो पॉलिटिकल आदमी जरूर आएगा और उसे मारने की कोशिश करेगा, तो तुम उन तीनों पर नज़र रखना और उन्हें प्रोटेक्ट करना। लक्ष्य ये सुनकर ये कहता है और फिर चला जाता है। उसके जाने के बाद ध्रुव भी अपने रूम में चला जाता है और शावर लेकर सो जाता है। इधर अग्नि अपने रूम की बालकनी में खड़ा हुआ सिगरेट पी रहा था। उसे पता नहीं क्यों आज अक्षरा को देखने के बाद एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो अपनी इस बेचैनी को खत्म करने के लिए 2 पैकेट सिगरेट पी चुका था, लेकिन फिर भी उसकी बेचैनी खत्म नहीं हो रही थी। अग्नि अपनी लास्ट सिगरेट नीचे गिराकर उसने अपने पैरों से मसलते हुए गुस्से से बोला, नो चेरी, तुम मेरे इस दिल पर हावी हो रही हो जो ना ही मेरे लिए अच्छा है और ना ही तुम्हारे लिए। बस अब तुम मेरे सामने फिर कभी मत आना, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, क्योंकि तुम मुझे बेचैन कर रही हो और मैं आसानी से रूम जैसी लड़की से प्यार नहीं कर सकता। तुमसे क्या किसी और लड़की से प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी जिंदगी में ऑलरेडी कोई और है। मेरी जान, जो सिर्फ जान नहीं सांसें भी है मेरी, और मैं मेरी सांसों को खुद से अलग नहीं कर सकता, उसे धोखा नहीं दे सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और सिर्फ उससे ही करता हूँ, तुमसे नहीं होगा मुझे प्यार। लास्ट लाइन कहते हुए अग्नि का दिल बहुत भारी सा हो गया था। उसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था खुद पर कि क्यों वो बार बार अक्षरा के बारे में सोच रहा है। वो अपना सिर झटकर अपने रूम में सोने चला जाता है, लेकिन रात के ना जाने किस पहर में उसे नींद आती है। सुबह का वक्त, सिंघनिया हाउस। अक्षी इस वक्त बेड पर सो रही थी, तभी उसके कानों में पप्पी के भौंकने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो अपनी आंखें खोलती है और अपनी आंखों को अपने छोटे छोटे हाथों से मलते हुए बेड पर बैठ जाती है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है, देखती है कि अक्षरा उसके सामने अपने हाथों में एक छोटा पप्पी लिए खड़ी है। उस पप्पी को देखकर अक्षी के चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल आ जाती है और फिर वो एकदम से बेड पर खड़ी हो जाती है और बोलती है, माछी, ये पप्पी कितना प्यारा है। अक्षरा उस पप्पी को अक्षी के हाथ में देकर कहती है, हाँ बच्चा, अब ये पप्पी हमारे साथ ही रहेगा, तो तुम अब इसका जल्दी से एक अच्छा नाम सोचो। अक्षी, अब मेरे पास एक छोटा सा डोगू है जिसके साथ मैं खेल सकती हूँ। लेकिन फिर अपने एक हाथ से अपने होठ को टैप करती हुई बोलती है, लेकिन माछी, हम इसका क्या नाम रखें? फिर खुद ही बोलती है, माछी, ये बहुत गोलू मोलू सा है, क्यों ना इसका नाम गोलू रख दे। अक्षरा, अच्छा नाम ही बच्चे, अब चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हारा किंडरगार्टन में जाने का लास्ट डे है, उसके बाद तो तुम्हारी हॉलीडे। अक्षी यस माछी कहते हुए गोलू को अक्षरा के हाथ में दे देती है और फिर वॉशरूम में चली जाती है और वॉशरूम जाते हुए कहती है, माछी, मम को भेज दो, वो मुझे बात देगी। अक्षरा और प्रिंसेस कहते हुए रूम से बाहर चली जाती है और अहाना को रूम में भेज देती है। थोड़ी ही देर में तीनों जी तैयार होकर ब्रेकफास्ट करने बैठ जाते हैं, साथ में गोलू को भी अलग चेयर पर बिठा रखा था। तभी अहाना, अक्षु, आज मेरी एक जूनियर का बर्थडे है, तो उसने सनशाइन क्लब में पार्टी रखी है और मुझे भी बुलाया है, तो मैं हॉस्पिटल से ही वहीं चली जाऊंगी और रात को शायद लेट आऊं या फिर वही क्लब के रूम में रुक जाए, क्योंकि पार्टी रात तक चलेगी, तो तुम दोनों अपना ध्यान रखना, कोई शरारत नहीं हो, के अहाना ऑर्डरिंग टोन में कहती है। ये सुनकर अक्षी और अक्षरा एक दूसरे की ओर देखकर तिरछी स्माइल करती है और फिर अक्षरा मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, दी, आप बेफिक्र होकर जाओ, हम अपना अच्छे से ध्यान रखेंगे। कहते हुए अक्षरा अक्षी के सामने अपनी एक आई विंक कर देती है, जिसे अहाना नहीं देख पाती। थोड़ी ही देर बाद वो तीनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जस्टिस लीग लॉ फर्म। इस वक्त मीटिंग रूम में कुछ एम्प्लॉय बैठे हुए थे और कुणाल उनके सामने हेड चेयर पर बैठा हुआ था और उसके साइड चेयर पर अक्षरा बैठी हुई थी। अक्षरा अपनी चेयर से खड़ी होकर रूम की लाइट को डिम कर देती है और फिर प्रोजेक्टर पर फोटो चलाते हुए कहती है,
ये है मुंबई का सबसे बड़ा पॉलिटिकल अनिरुद्ध बजाज। हमें इसके बेटे विहान बजाज को पकड़ना है, लेकिन उससे पहले हमें इस अनिरुद्ध से पेनड्राइव लेनी है जो मुन्ना ने उसे बेच दी है। ईशा मैम, उसके लिए कोई प्लान है? अक्षरा हाँ ईशा दी, सबसे पहले इस विहान बजाज से मिलना होगा, उसके बाद इसे झांसे में लाकर इसके हाथों ही वो पेनड्राइव लेंगे। आर्यन, और ये पेनड्राइव देगा कैसे? अक्षरा वो सब आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए, पेनड्राइव को लाने का काम मेरा रहेगा। आप सबको बस इस अनिरुद्ध बजाज की और विहान बजाज की पूरी हिस्ट्री निकालनी है और इन दोनों के काले धंधे के बारे में पता करना है, इनके सारे कॉल रिकॉर्ड सब चेक करने हैं और फिर इसके दुश्मनों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, बाकी काम वो खुद कर लेंगे। तभी एक इंटर्न लॉयर, मैम हमें इसकी इन्फॉर्मेशन इसके दुश्मनों तक क्यों पहुंचनी है? अक्षरा क्योंकि इसके दुश्मन इसकी इन्फॉर्मेशन पाकर इसे नीचा गिराएंगे। पॉलिटिकल में एक दूसरे के बहुत ओपोनेंट होते हैं, इसका भी कोई जरूर होगा जो इससे नफरत करता होगा। बस इसके डील्स की सारी जानकारी और काले धंधे की जानकारी उन्हें देनी है, इसके बाद तो जनता इसके खिलाफ मोर्चे निकालेगी। कुणाल बहुत पहुंचा हुआ पॉलिटिकल है, ये जनता के सामने एकदम सती सावित्री की तरह रहता है, लेकिन इसके कारनामों के बारे में कोई नहीं जानता। ईशा बस उसी कारनामों को दुनिया के सामने लाना है। फिर सभी लॉयर वहां से जाकर अपने अपने डेस्क पर अपने काम में लग जाते हैं। कुणाल अक्षरा से, इस विहान का क्या अब? अक्षरा आज रात मून होटल में आने वाला है, ये वहीं जाकर इसे मिलने का प्लान बनाना है। कुणाल ये तुझसे मिलेगा क्यों? अक्षरा मिलेगा, पहली मुलाकात में कुछ ऐसा करूंगी कि दूसरी बार अपने आप मुझसे मिलने के लिए मुझे कांटेक्ट करेगा। कुणाल देखते हैं क्या करती है तू, बाय द वे इसे पता नहीं ना कि तू एक क्रिमिनल लॉयर है? अक्षरा बिल्कुल भी नहीं, होटल में वेटर बनकर जाऊंगी मैं और फिर वही प्लान को अंजाम दूंगी। ईशा ध्यान से, मैम ये इतना भी बेवकूफ़ नहीं है जितना दिखता है, खतरनाक भी हो सकता है, आखिर इसका बाप काले धंधे करता है तो जरूर ये भी शामिल होगा और चालाक भी। अक्षरा हाँ ईशा दी ये तो है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं वहाँ पूरी तैयारी के साथ जाऊंगी और हाँ आप प्लीज़ अक्षी का ध्यान रखना, आज मैं शायद लेट घर आऊँ। ईशा ये भी कोई कहने की बात है, उसे तो मैं सारा दिन ही अपने पास रख लूँ। कुणाल सारा दिन रखने की जरूरत नहीं है उसे, तुम उसके साथ सारा दिन रह ही नहीं पाओगी, तूफान है वो। ईशा और अक्षरा ये सुनकर उसे घूरने लग जाते हैं। कुणाल ये देखकर, मुझे ऐसे घूरो मत, सही ही तो कह रहा हूँ मैं, याद नहीं पिछली बार यहाँ फम में आई थी तो कैसे बवाल मचा दिया था उसने, और फिर नाराज होकर एक टेबल के नीचे छुप गई थी और सारा स्टाफ उसे पागलों की तरह कैबिन से बाहर ढूंढने में लग गया था, और वो पूरे 4 घंटे बाद टेबल के नीचे सोती हुई मिली। ईशा तो वो छोटी बच्ची है, अगर शरारतें वो नहीं करेगी तो क्या तुम करोगे? कुणाल भूलो मत, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। ईशा पर मैं तो आपकी कंपनी में काम नहीं करती सर, मैं तो अक्षरा मैम की लॉ फर्म में काम करती हूँ। तो आप मेरे बॉस नहीं हुए, अक्षरा मैम हुई। अक्षरा आप दोनों ये बंद कीजिए और जल्दी से काम कीजिए। ये सुनकर कुणाल और ईशा एक दूसरे को अपनी खा जाने वाली नज़रों से घूरते हैं और फिर अपना अपना काम करने लग जाते हैं। टू बी कंटिन्यू। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ आप सब लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। तो कैसी होगी ध्रुव और अहाना की पहली मुलाकात क्लब में? अक्षरा का क्या प्लान है विहान को अपने जाल में फंसाने का? और क्या होगा अग्नि का रिएक्शन जब वो होटल में अक्षरा को वेटर के भेष में देखेगा? एपिसोड 7 रात के 8 बजे। अहाना इस वक्त खुशी, साहिल और बाकी जूनियर के साथ सनशाइन क्लब पहुंच चुकी थी। वो सब इस वक्त काउंटर के पास खड़े थे। अहाना ने इस वक्त एक ब्लैक कलर की फ्रॉक पहन रखी थी जो उसके घुटनों से भी नीचे थी। वहीं खुशी ने इस वक्त ब्लैक कलर की मिड फ्रॉक पहन रखी थी जो उसकी थाई तक ही थी। खुशी ने अब तक केक कट कर दिया था और सभी ने उसे गिफ्ट भी दे दिया था। अहाना खुशी से, खुशी अब मैं चलती हूँ। खुशी अरे अहाना ऐसे कैसे, अभी तो बहुत एंजॉय करना है और आज रात तो यहीं रुकेंगे, मैंने यहाँ रूम बुक कर लिया है। अहाना लेकिन खुशी लेकिन वेकिन कुछ नहीं यार, तुम आज के दिन बर्थडे गर्ल को नाराज करना चाहती हो क्या? अहाना ये सुनकर ना में गर्दन हिला देती तो खुशी कहती है, तो बस फिर रुक जाओ ना मेरे लिए, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ, उसके बाद तुम रूम में जाकर आराम कर लेना। कहकर खुशी कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए बार काउंटर पर चली जाती है और वहां जाकर एक नज़र अहाना को देखती है जो अब दूसरे कलीग के साथ बातें करने में बिजी हो चुकी थी। उसे देखकर खुशी एक तिरछी स्माइल करती है और फिर वेटर से कोल्ड ड्रिंक लेकर अपने बैग से एक वाइट कलर की सीसी निकालती है और उसके वाइट कलर का पाउडर मिला देती है और उसे देखकर फिर खुद से कहती है, बड़ा मन ही मन पसंद करता है ना साहिल इसे, अब जब कल सिन्हा इसे किसी और को बाहों में देखेगा तो इसका प्यार वहीं खत्म हो जाएगा और फिर साहिल सिर्फ मेरा होगा।
कहते हुए कोल्ड ड्रिंक का गिलास ले जाती है और सीधा अहाना के हाथ में थमा देती है। अहाना जैसे ही कोल्ड ड्रिंक की एक शिप लेती है उसे थोड़ा अजीब सा लगता है, मगर वो धीरे धीरे पूरी कोल्ड ड्रिंक पी लेती है। थोड़ी जी देर बाद उसे गर्मी लगने लगती है और वो खुशी से कहती है, खुशी मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। ये सुनकर खोजी एक तिरछी स्माइल करती है और फिर अपने चेहरे पर फिक्र लाते हुए कहती है, अहाना तुम एक काम रूम में जाकर रेस्ट करो, मैं थोड़ी ही देर में वहां आती हूँ, रूम नंबर 1008 में जाओ। अहाना ये सुनकर अपने कदम लिफ्ट की ओर बढ़ा लेता है और वहां से ऊपर के फ्लोर की ओर चली जाती है। उसके बाद रूम नंबर 1008 को ढूंढने लगती है, लेकिन इस वक्त उसकी आंखें धुंधली सी हो गई थी। उसे इस वक्त अपने अंदर लगी गर्मी को बुझाना था। वही खुशी अपने फ़ोन से किसी को मैसेज करती है, लड़की कुछ ही देर में रूम नंबर 1008 में पहुंच जाएगी, तैयार रहना। वही रूम नंबर 1006 में ध्रुव अपने 2 क्लाइंट्स के साथ बैठा हुआ मीटिंग कर रहा था, जो उसके क्लाइंट्स का दुश्मन ज्यादा था। इस वक्त उस रूम में 5 आदमी थे, 2 क्लाइंट्स और ध्रुव। ध्रुव ने इस वक्त ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था और उसकी शर्ट के सामने के 2 बटन खुल रहे थे, जिससे उसकी चेस्ट दिख रही थी। उसके हाथ में इस वक्त गुण थी और सामने क्लाइंट्स डरे हुए बैठे थे। ध्रुव अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, जल्दी से इन पेपर्स पर साइन करो वरना अपनी मौत चुनो। उनमें से एक क्लाइंट डरते हुए कहते हैं, देखिए मिस्टर चौहान, माना कि आप माफिया दुनिया के किंग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दे। उनमें से दूसरा क्लाइंट, आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ध्रुव जैसे ही ये सुनता है वो अपनी तीखी नज़रों से उन्हें घूरने लगता है और अपनी गन का ट्रिगर दबाकर एक क्लाइंट्स के पैर पर गोली चला देता है, जिससे वो क्लाइंट्स दर्द से चीखने लगता है। ध्रुव उसे देखकर, मुझे ज़्यादा बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए अब जल्दी से इन पेपर्स पर साइन करो और निकलो यहाँ से, इससे पहले मेरी गन से गोली सीधा निकलकर तुम्हारे माथे पर लगे। ये सुनकर दोनों ही क्लाइंट्स पेन उठाते हैं और पेपर पर साइन करके रूम से बाहर भाग जाते हैं। ध्रुव अपने एक बॉडीगार्ड से, जाओ और बाहर जाकर खत्म करो दोनों को। ये सुनकर दोनों ही बॉडीगार्ड हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और रूम से बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ध्रुव अपना फ़ोन निकालता है और अपने मैनेजर को लड़की भेजने के लिए कहने ही वाला होता है कि तभी उसके रूम का दरवाज़ा खुलता है। ध्रुव ये देखकर जैसे ही दरवाजे की ओर देखता है उसकी सांसें थम जाती है। उसके सामने ब्लैक कलर फ्रॉक पहने एक लड़की खड़ी थी, जो दिखने में बेहद ज़्यादा खूबसूरत थे। उसके कली खुले बाल उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। उसे देखकर ध्रुव के कदम अपने आप उस और बढ़ जाते हैं। वो सीधा जाकर उस लड़की के पास खड़ा होकर उसे उसके चेहरे को एकटक देखने लगता है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि अहाना थी, जो गलती से इस रूम में आ गई थी। अहाना ध्रुव को अपने सामने खड़ा देख उसके गले लग जाती है और अपना चेहरा उसके सीने से रगड़ने लगती है, जिससे ध्रुव की धड़कनें बढ़ने लगी थी और उसे अपनी बॉडी गर्म होती हुई महसूस हो रही थी। अहाना ध्रुव के सीने पर अपने हाथ रखकर उसे कहती है, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं मर जाऊंगी, प्लीज़ हेल्प मी। ध्रुव ये सुनकर अहाना को खुद से दूर करता है और उसके चेहरे को गौर से देखने के बाद वो समझ जाता है कि अहाना को किसी ने ड्रग्स दिया है। ये सोचकर उसे उस इंसान पर बहुत गुस्सा आता है जिसने ये हरकत की थी। तभी उसे एक बार फिर अहाना की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसके खुले सीने और अपने हाथ टैप करके बड़ी मासूमियत से कह रही थी, आप इतने ठंडे कैसे हैं, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। ध्रुव ये सुनकर अहाना को देखता है और कहता है, क्या मैं तुम्हारी इस गर्मी को शांत करूं? अहाना बड़ी मासूमियत से अपना सिर हाँ में हिला देती है। ध्रुव ये देखकर कहता है, अगर सुबह होते ही तुमने मुझे इसके लिए डांटा तो? अहाना, अरे बुद्धू, मैं आपको क्यों डांटूंगी, आप तो मेरी हेल्प करोगे ना, और हेल्प करने वालों को डांटते नहीं है। ध्रुव अहाना के चेहरे की ओर बढ़कर, सच में करूँ ना? अहाना हाँ में अपना सिर हिला देती है। ये देखकर ध्रुव उसकी कमर को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचकर उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख देता है और उसकी गर्दन पर किस करते हुए उसे बेड की तरफ लेकर चला जाता है। ध्रुव अहाना को गर्दन पर किस करते हुए बेड पर लिटा देता है और फिर अपना ब्लेजर और शर्ट निकाल कर साइड में फेंक देता है और रूम की लाइट्स को ऑफ करके अहाना की फ्रॉक को एक झटके में फाड़ देता है। डिम लाइट में अहाना का शरीर किसी चमकीले हीरे की तरह चमक रहा था, जिसे देखकर ध्रुव को और कंट्रोल नहीं होता और वो आगे बढ़कर अहाना के सारे शरीर पर किस और बाइट करने लग जाता है, जिससे अहाना आहें भरने लग जाती है। ध्रुव कुछ ही देर में अहाना के इनरवियर भी उतार देता है और अपने सारे बचे कूचे कपड़े भी, और फिर एक बार अहाना की तरफ देखता है और उसमें एंटर कर जाता है, जिससे अहाना के मुंह से एक चीख निकल जाती है और उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें आ जाती है। ध्रुव ये देखकर पहले तो कोई मूवमेंट नहीं करता। वो अहाना के फेस के पास जाकर उसके माथे पर किस करता है और कहता है, यू अरे थे फर्स्ट वन जिसके होठों को छूने का मन कर रहा है। कहते हुए अहाना के होठों को अपने हाथों में कैप्चर करके उसे किस करने लग जाता है और थोड़ी थोड़ी मूवमेंट भी।
ध्रुव अहाना के होठों को बुरी तरीके से चूम रहा था, जिससे फिर उसे कभी ये होठ चूमने को नहीं मिलेंगे। तकरीबन 20 मिनट बाद ध्रुव अहाना के होठों को छोड़ता है और उसके रेड फेस को देखने कहता है। अहाना जोर जोर से सांस लेती हुई अपनी मदहोश और नशे भरी आवाज में कुछ ऐसा बोलती है जिससे ध्रुव के चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से और नफरत से अहाना को घूरने लगता है। अहाना अपनी मदहोश और नशे भरी आवाज में कहती है, आई लव यू अक्षत, आई लव यू सो कुछ, तुम मुझे बहुत सारा प्यार करो, आई मिस यू सो मच। कहते हुए उसकी आंख से आंसू की एक बूंद आ गई थी। ध्रुव अहाना मुंह से किसी और के लिए प्यार का इजहार सुनकर गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में बहुत ही तेजी से अहाना की बॉडी में एंटर होने कहता है, जिससे अहाना के मुंह से दर्द भरी चीखें निकल रही थी। ना जाने रात के किस पहर में ध्रुव अहाना की बॉडी बाहर आता है और पसीने से लथपथ हुआ अहाना के सीने पर अपना सिर रखकर सो जाता है। अहाना तो पहले ही थक हार कर सो चुकी थी। होटल मून। अग्नि इस वक्त ब्लैक कोट पहने सोफे पर टांग रखकर बैठा हुआ था और उसके सामने 3 से 4 लड़के बैठे हुए थे जो उससे थोड़ी कम उम्र के होंगे, लगभग 24 साल की उम्र होगी उन चारों की। उस रूम में इस वक्त अग्नि, लक्ष्य और दूसरी गैंग के लीडर शोभित 24, आयुष्मान 24, अखिलेश 24 और बड़े ही एटीट्यूड से विहान बजाज बैठा हुआ था 24, जो किसी और का नहीं, पॉलिटिकल अनिरुद्ध बजाज का बेटा है। इसने कई लड़कियों के रेप किए हैं, मगर इसके बाप की वजह से इसके काले कारनामों पर पर्दा गिर जाता है। इसकी कमजोरी है खूबसूरत लड़कियां, उनके प्यार ने ये बहुत आसानी से पड़ जाता है। अग्नि सोफे पर बैठा हुआ बड़े ही एटीट्यूड से बोलता है, जो तुम करना चाहते हो वो नहीं हो सकता। विहान, देखिए मिस्टर चौहान, आप भले ही माफिया किंग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें छोटे मोटे काम के लिए पहले आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी। शायद आप मेरे डैड को जानते नहीं है। अग्नि ये सुनकर उसे घूरता हुआ अपनी एक आईब्रो उठाकर कहता है, फील बैड फॉर योर, 24 साल हो गए तुम्हें इस दुनिया में आए हुए और तुम्हारी मॉम ने अभी तक तुम्हें ये नहीं बताया कि तुम्हारे डैड है कौन। विहान ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और जैसे ही कुछ कहने वाला होता है उससे पहले उसका फ्रेंड अखिलेश उसके कंधे पर अपना हाथ रखता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है। विहान ये देखकर रुक जाता है और फिर अखिलेश अग्नि की ओर देखकर, देखिए सर, हम सिर्फ मुंबई में अपना नया माल लाना चाहते हैं, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अग्नि, सही कहा, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मुंबई के जो यंगर्स हैं उन्हें इससे जरूर प्रॉब्लम होगी। तुम मुंबई में ड्रग्स लाना चाहते हो और उन्हें कॉलेज के स्टूडेंट को बहुत ही हाई रेट में बेचते हो, अब ये नहीं होगा, ये सब बंद करना होगा। तुम लोगों की वजह से बहुत सारे यूजर्स की जिंदगी बर्बाद हो रही है और बाहर से ड्रग्स इस मुंबई में तो बिल्कुल नहीं आएगा और मेरे इलाके में तो बिल्कुल भी नहीं, ये सब अग्नि गुस्से से कहता है, जिससे उसके सामने बैठे 4 लड़के थोड़ा घबरा जाते हैं। तभी विहान, आप चाहे तो हम आपको 60% हिस्सा दे देंगे। अग्नि ये सुनकर एक तिरछी स्माइल करता है और विवान को देखकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे इस 60% के पीछे हाँ कर दूंगा? नहीं बच्चे, तुम गलत हो, ऐसा नहीं होगा। अब तुम सब निकलो यहाँ से और मैं सिर्फ अभी वार्न कर रहा हूँ, अगर मुंबई में मेरे मना करने के बावजूद भी ड्रग्स आई तो तुम लोग देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। ये सुनकर सभी गुस्से से सोफे से उठ जाते हैं और दरवाजे की ओर चले जाते हैं। विहान सबसे पहले दरवाजे की ओर था, इसीलिए जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसी वक्त कोई बाहर से दरवाजा खोलता है, जिससे विहान और उस लड़की की टक्कर हो जाती है और उस लड़की के हाथ में पकड़ी हुई ट्रे से सारी वाइन विहान के कपड़ों पर गिर जाती है। ये देखकर जैसे ही वो गुस्से से कुछ बोलने के लिए अपना सिर उठाता है, सामने लड़की को देखकर वो बस उसे देखता रह जाता है और अग्नि और लक्ष्य जो गिलास टूटने के आवाज से उस और देखने लगे थे, वेटर गर्ल को देखकर दोनों की ही आंखें बड़ी हो जाती है और अग्नि की आंखों ने तो गुस्सा झलकने लगता है। दरवाजे पर इस वक्त और कोई नहीं बल्कि अक्षरा खड़ी हुई थी, जिसने इस वक्त व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की स्कर्ट पहन रखी थी जो उसके घुटनों तक आ रही थी और पैरों में हील्स और बालों को कली करके उनका जुड़ा बना रखा था और चेहरे पर हल्का मेकअप किया हुआ था। अक्षरा विहान को देखकर जल्दी जल्दी में कहती है, आई एम सो सॉरी सर, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, वेरी सॉरी। कहते हुए साइड में से निकलकर रूम में आती है और अपने हाथ में पकड़ी ट्रे को टेबल पर रखती है। उसी वक्त उसकी आंखें अग्नि से टकरा जाती है। अक्षरा उसे देखकर अपनी आंखें छोटी करके मन में कहती है, मिस्टर गिल यहाँ पर क्या कर रहे हैं? खैर मुझे क्या, अभी प्लान पर फोकस। अक्षरा कहते हुए अग्नि को इग्नोर करती है और उसके सामने रखे टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालकर विहान के पास आकर उसकी शर्ट को टिश्यू से साफ करती हुई मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, रियली सॉरी सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अग्नि ये देखकर मन में, चेरी ने मुझे पहचाना नहीं या फिर मुझे ना पहचानने का नाटक कर रही है, कहते हुए अक्षरा और विहान को घूरने लगता है। वही विहान ये देखकर मुस्कुराते हुए अक्षरा से कहता है, इट्स ओके ब्यूटीफुल गर्ल, और कितनी बार सॉरी बोलोगी, मैंने तुम्हारी सॉरी को एक्सेप्ट कर लिया है। अक्षरा ये सुनकर विहान से कहती है,
आप दिल के कितने अच्छे हैं सर, अपने मुझे माफ़ कर दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। विहान, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे आप क्या आज ही यहाँ लगी है, इससे पहले कभी आपको इस होटल ने देखा नहीं। अक्षरा, यस सर, मैं यहाँ आज ही जॉब पर लगी हूँ। विहान एक नज़र अक्षरा को नीचे से ऊपर देखता है और उससे कहता है ओके मैं चलता हूँ, अब तो मुलाकात होती रहेगी क्योंकि मैं रोज इस होटल में आता हूँ। अक्षरा एक स्माइल के साथ कहती है ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी सर कि मेरी आपसे रोज मुलाकात होगी। ये सुनकर विहान मुस्कुराने लगता है और फिर कहता है वैसे मिस ब्यूटीफुल गर्ल आपका नाम क्या है। अक्षरा, जी अक्षरा सिंघानिया। ये सुनकर विहान अक्षरा के सामने अपना एक हाथ बढ़ा देता है और कहता है माई सेल्फ विहान बजाज। ये देखकर अक्षरा विहान से हाथ मिला लेती है जिससे अग्नि की आंखें शक्त हो जाती है और वो गुस्से से उन दोनों के हाथ को घूरने लगता है। विहान, अब मैं चलता हूँ, कल मुलाकात होगी आपसे। अक्षरा ये सुनकर हाँ में अपना सिर हिला देती है और फिर विहान और उसके फ्रेंड्स वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अग्नि सीधा सोफे से खड़ा होता है और लक्ष्य जो भी रूम से बाहर जाने का इशारा करता है, लक्ष्य इशारा समझकर रूम से बाहर चला जाता है। और जैसे ही अक्षरा भी जाने वाली होती है, अग्नि उसका हाथ पकड़कर दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है और अक्षरा को दरवाजे से सटाकर बहुत ही गुस्से में उससे कहता है ये क्या पहना हुआ है तुमने। एपिसोड 8। अक्षरा ये सुनकर हाँ में अपना सिर हिला देती है और फिर विहान और उसके फ्रेंड्स वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अग्नि सीधा सोफे से खड़ा होता है और लक्ष्य जो भी रूम से बाहर जाने का इशारा करता है, लक्ष्य इशारा समझकर रूम से बाहर चला जाता है। और जैसे ही अक्षरा भी जाने वाली होती है, अग्नि उसका हाथ पकड़कर दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है और अक्षरा को दरवाजे से सटाकर बहुत ही गुस्से में उससे कहता है ये क्या पहना हुआ है तुमने। अक्षरा, मिस्टर किलर कल तक तो आपकी आंखें ठीक थी, आज क्या हो गया इन्हें, क्या आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। कहते हुए अक्षरा पहले अपनी शर्ट पर हाथ रखती है और बोलती है इसे शर्ट कहते हैं, ये एक वाइट कलर की शर्ट है। और फिर अपनी स्कर्ट पर हाथ रखकर बोलती है इसे स्कर्ट कहते हैं और ये ब्लैक रंग में है। अग्नि अपने दांत भींचता हुआ मुझे पता है, दिखाई देता है मुझे ये क्या है और कौन से कलर में है। अक्षरा, तो फिर पूछ क्यों रहे हैं। अग्नि गुस्से से तुम यहाँ कर क्या रही, जो तुमने तो कहा था कि तुम एक लॉयर जो और आज वेटर के गेट अप में हाओ। अक्षरा चिढ़ते हुए मिस्टर किलर उससे आपको क्या, मैंने आपसे पूछा क्या कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और रही बात मेरे लॉयर की तो इतना तो मुझे पता है कि कल रात के बाद तो आपने मेरी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन निकाली होगी ना, तो आपको पता चल चुका होगा कि मैं एक क्रिमिनल लॉयर हूँ। अग्नि अक्षरा का ये जवाब सुनकर अपनी एक आईब्रो उठाकर उसे देखने लगता है और बोलता है इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि तुम आज इस वेटर के गेटअप में क्यों हो। अक्षरा मुस्कुराते हुए किसी लड़के को अपने प्यार के जल में फंसाना है। अग्नि गुस्से से व्हाट द हेल, और ये सब करके तुम्हें मिलेगा क्या। अक्षरा, पेनड्राइव वो उसी के बाप के पास है जो अभी मुझे ब्यूटीफुल गर्ल कह रहा था। अग्नि, ओ विहान बजाज राइट। अक्षरा मुस्कुराते हुए हाँ विहान बजाज, अब उसे ही अपने जाल में फंसाना है। अग्नि गुस्से से उसमें उसे फंसाना क्या है, तुम कहो तो गन की नोक पर उसे रखकर उसके मुंह से सारा सच उगलवा देता हूँ और पेनड्राइव भी तुम्हें दिला दूंगा। अक्षरा अग्नि की आंखों में आंखें डालकर बोली मिस्टर किलर, पहले ही आप मुन्ना को मारकर मेरी बहुत हेल्प कर चुके हैं, अब मुझे आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। पता चला हेल्प करने की बजाय मेरे काम को और मुसीबत में डाल दे। और हाँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई दूसरा मेरे काम में टांग रहा है। ये मेरा केस है, मेरी प्रॉब्लम है, मुझे पता है मुझे इसे कैसे हैंडल करना है, तो प्लीज़ आप तो दूर ही रहिए मेरे केस से। फिर अक्षरा अग्नि के चेहरे के बेहद करीब जाकर बोलती है सिर्फ मेरे केस से दूर रहना, मुझसे नहीं, कहकर अक्षरा अग्नि के सामने अपनी एक आई विंक की देती है। अग्नि ये देखकर अक्षरा से 2 कदम पीछे हो जाता है और उसे घूरते हुए बोलता है व्हाट डू यू मीन। अक्षरा, अब आप इतने नासमझ तो है नहीं कि मेरे बातों को ना समझे, वैसे केस के बिसाइड आपसे एक बात कहूँ। अग्नि उसकी आंखों में देखकर अगर मैं मना करूंगा तो क्या कहोगी नहीं। अक्षरा उसकी आंखों में देखकर धीमी आवाज में आप कहे तो आपके कहने से मैं सांसें लेना छोड़ दूं, फिर ये तो एक बात है, इसे भी छोड़ दूंगी। ये सुनकर अग्नि की धड़कनें बढ़ने लगती है और वो एकटक अक्षरा को देखने लगता है जिसकी आंखों में उसे इस वक्त एक अलग हो इमोशन नजर आ रहा था। अग्नि अपनी नजरें उससे फेरकर बोला कुछ ज्यादा ही चिकनी चुपड़ी बातें करती हो तुम। फिर एक तिरछी स्माइल करते हुए अक्षरा से और टेंशन मत लो, वक्त आने पर किसी दिन तुम्हारी सांसें भी मान लूंगा। अक्षरा मुस्कुराते हुए आप ही की है ये सांसें, जब चाहे मांग लेना। ये सुनकर अग्नि के फेस पर जो स्माइल थी वो चली जाती है और वो गुस्से से अक्षरा से कहता है क्या बात कहनी थी तुम्हें। अक्षरा, आप बहुत ही हैंडसम हैं और साथ में स्मार्ट भी, लेकिन मुझसे थोड़े कम है स्मार्ट और हैंडसम।
अग्नि ये सुनकर अक्षरा को अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगता है और कहता है, कहना क्या चाहती हो? अक्षरा, ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही कि आपको झूठ और सच में फर्क दिखाई नहीं देता और आपको ये भी नहीं पता है कि कौन आपका अपना है और कौन पराया। लोगों को पहचानने में थोड़े कच्चे हैं आप। अग्नि गुस्से से अक्षरा के करीब जाता है और उसके कंधों से पकड़कर उसे दरवाजे से लगा देता है और कहता है, मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है कि मैं किस काम में कच्चा हूँ और किस में नहीं। जब तो तुम पैदा भी नहीं हुई होगी तब से मैंने इस माफिया की दुनिया में अपना कदम रख लिया था और अपने सारे दुश्मनों को मौत के घाट उतारा था और अब भी मैं अपने दुश्मनों को पहचान कर उन्हें बेरहम मौत देता हूँ। अक्षरा, वो तो वक्त ही बताएगा कि आप अपने दुश्मनों को पहचान सकते हैं या नहीं। अग्नि, मुझे इंतजार रहेगा उस वक्त का जब मैं जानूंगा कि मेरा कौन अपना ही मेरा दुश्मन है जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। अक्षरा, मुझे भी इंतजार रहेगा उस वक्त का और यकीन मानिए जिस दिन वो वक्त आएगा ना उस लम्हे से आपका और मेरा प्यार का सफर शुरू होगा। कहते हुए अक्षरा अग्नि के सीने और हाथ रखकर उसे 2 कदम पीछे कर देती है। अग्नि बस उसकी आंखों में देखता हुआ पीछे हो जाता है और अक्षरा आगे बढ़कर अग्नि के गाल पर किस कर देती है जिससे अग्नि की आंखें सुकून से अपने आप बंद हो जाती है और उसकी धड़कनें भी बढ़ जाती है। अक्षरा ये देखकर स्माइल करती है और फिर अग्नि के कान में कहती है, ध्यान रखना मिस्टर किलर अपना, कहते हुए जल्दी ही रूम से बाहर चली जाती है। अग्नि उसके जाते ही अपनी आंखें खोलता है और अपना एक हाथ अपने उस गाल पर रख लेता है जहां पर अक्षरा ने किस की थी। फिर वो दरवाजे की ओर देखता है जहां से अक्षरा गई थी और उसकी कही बातों को सोचने लगता है और सोफे पर बैठकर सोचते हुए वाइन पीने लग जाता है और खुद से कहता है, ये लड़की मेरी दिमाग और दिल दोनों ओर हावी होती जा रही है। इसकी ये बातें मुझे अट्रैक्ट कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। डैम इट, अब मैं इस लड़की से दूर ही रहूंगा वरना इसकी ये पहेलियां मुझे पागल कर देगी। और इस क्या लगता है मैं इसके प्यार में पड़ जाऊंगा। नेवर, मैं अपनी जान से प्यार करता हूँ। आई लव माई जान। और मेरी जान तो इससे भी कई ज्यादा खूबसूरत है। कहते हुए भी अग्नि खुद कंफ्यूज था। कहते हुए अग्नि अपनी गन उठाता है और रूम से बाहर चला जाता है और पार्किंग एरिया की ओर चला जाता है जहां पर पहले से ही लक्ष्य और उसके गार्ड उसका इंतजार कर रहे थे। एपिसोड 9। अग्नि जैसे ही पार्किंग एरिया में लक्ष्य के सामने आता है, लक्ष्य उसे अपनी अजीब नज़रों से देखने लगता है। लक्ष्य ही नहीं बाकी सारे बॉडीगार्ड्स भी उसे अपनी अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। अग्नि ये देखकर अपनी एक आईब्रो उठाकर लक्ष्य को अपने इशारे से पूछता है, क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? लक्ष्य अग्नि को कार में लगे साइड मिरर में देखने को कहता है। अग्नि ये सुनकर कार के लगे साइड मिरर में खुद को देखता है और जैसे ही वो खुद का चेहरा मिरर में देखता है पाता है कि उसके गाल पर लिपस्टिक के निशान थे। ये निशान तब लगे जब अक्षरा ने अग्नि को किस की थी। अग्नि ये देखकर पहले तो लिपस्टिक का निशान मिटाने वाला होता है मगर फिर कुछ सोचकर वो जेब से अपना फ़ोन निकालता है और अपने फेस को फ़ोटो ले लेता है। सारे बॉडीगार्ड्स और लक्ष्य ये देखकर हैरान हो जाते हैं। अग्नि जो मैगजीन के लिए आज तक अपनी खुद की फ़ोटो उतरवाते हुए नखरे करता था वो आज खुद ही अपने मोबाइल से फ़ोटो ले रहा है, वो भी किसी के लिपस्टिक से बने होठों के निशान की। अग्नि फ़ोटो को एक नज़र देखता है और फिर अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपने गाल पर लगी लिपस्टिक को साफ कर देता है और कार की फ्रंट सीट पर बैठ जाता है। लक्ष्य ये देखकर जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आता है और जैसे ही कार ड्राइव करने वाला होता है अग्नि उसे अपने हाथ के इशारे से रोक देता है और सामने की ओर देखने लगता है। लक्ष्य जब अग्नि को नज़रों को फॉलो करता है तो देखता है कि कुछ ही दूरी पर सामने सड़क के किनारे अक्षरा खड़ी थी। उसने अभी भी वेटर वाले कपड़े हो पहन रखे थे। अक्षरा इस वक्त कुणाल का इंतजार कर रही थी। कुणाल उसे लेने आने वाला था। इस वक्त वो अपने फ़ोन में कुछ देख रही थी। अग्नि अपनी कार में बैठा हुआ उसे ही देख रहा था। लक्ष्य ये देखकर बोला, सर चले, हम लेट हो रहे हैं। अग्नि सामने की ओर देखता हुआ, थोड़ी देर बैठा रहना, कोना सा तेरी बीवी घर पर इंतजार कर रही है। लक्ष्य ये सुनकर अपना मुंह बंद करके समाने की ओर देखने लगता है और मन में कहता है, लगता है ये लॉयर ही इसकी वाइफ बनेगी। अच्छा है, कम से कम इस दानव को कोई कंट्रोल करने तो आएगी। एकदम टक्कर की लड़की मिली है इसे। लेकिन अगर ये बॉस की लाइफ में आएगी तो मैम का क्या होगा? बॉस तो उनसे प्यार करते हैं। खैर मुझे क्या, मुझे तो टाइम अपने पर पता चल ही जाएगा कि माफिया किंग की क्वीन कौन बनेगी। कहते हुए लक्ष्य भी सामने देखने लगता है। ये देखकर अग्नि अपनी कोल्ड आवाज में लक्ष्य से, अपनी नजरें नीचे करो और बाकी गार्ड्स से भी कहो सामने उस लड़की को घूरना बंद करो। लक्ष्य ये सुनकर अपनी नजरें फिर लेता है और बाकी गार्ड्स को भी अपने हाथ के इशारे से नजरें नीचे करने को कहता है। सारे गार्ड्स इशारा पाकर अपनी नजरें नीचे कर लेते हैं। तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे लेकिन अक्षरा अभी भी वहीं की वहीं खड़ी थी और अग्नि भी पीछे 10 मिनट से अपनी कार में बैठा हुआ उसे ही देख रहा था। तभी सड़क पर एक कैंडी फ्लोट, जिसे बुढ़िया के बाल भी कहते हैं,
बेचने वाला आता है। अक्षरा जो सड़क के किनारे ही खड़ी थी, कैंडी फ्लो देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो कैंडी फ्लो वाले से कहती है, अंकल रुकिए। ये सुनकर कैंडी फ्लो बेचने वाला अंकल रुक जाता है। अक्षरा उसके पास आकर कहती है, अंकल मुझे 6 कैंडी फ्लो दे दीजिए। वो कैंडी फ्लो वाला अंकल अक्षरा को 6 कैंडी फ्लो दे देता है और उससे पैसे ले लेता है और फिर आगे की ओर बढ़ जाता है। अक्षरा फिर से सड़क के किनारे आकर एक कैंडी फ्लो के ऊपर से लिफाफा उतर के उसे खाने लगती है। अक्षरा के हाथ में बड़ी मुश्किल से वो 6 कैंडी फ्लो पकड़े जा रहे थे, लेकिन अक्षरा उन्हें पकड़े हुए खुश होती हुई उन कैंडी फ्लो को खा रही थी। तभी अक्षरा के सामने एक कार आकर रुकती है। ये देखकर अग्नि अपनी आंखें छोटी कर सामान्य देखने लगता है। तभी कार में से कुणाल निकलता है और वो अक्षरा के पास आकर अपना कोट उतार कर उसके पेट के इर्द गिर्द बांध कर कहता है, अगर मुझे पता होता ना कि तेरा ये प्लान है तो मैं तुझे कभी ये नहीं करने देता। एक तो इतनी ठंडी हवा चल रही है, ऊपर से मैडम स्कर्ट पहने कैंडी फ्लो खा रही है और इतनी क्यूट दिख रही है कि कोई भी लड़का तुझे चांस मार ले। अक्षरा कैंडी फ्लो खाते हुए, क्या तेरे इस कोट से ठंड लगने से मैं बच जाऊंगी? इससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। कुणाल अक्षरा के कैंडी फ्लो में से एक बीते लेता है और कहता है, वो सब छोड़, अब चल घर, उस ड्रामा क्वीन ने पागल बनाकर रख दिया है। कुणाल को अक्षरा के इतने करीब देखकर तो अग्नि की गुस्से से नशे तन जाती है और वो अपने हाथ की मुट्ठी कस लेता है। अक्षरा रोने जैसे मुंह बनाकर कहती है, मैं चल रही थी ना, मेरा कैंडी फ्लो खाने की क्या जरूरत थी? कुणाल सिर्फ एक बाइट ही ली है, तेरी आधी प्रॉपर्टी नहीं जो इतना रो रही है। कहते हुए कुणाल अक्षरा को पीछे से पकड़कर कार के दूसरे डोर की ओर ले जाता है और आगे वाली सीट का दरवाज़ा खोलकर अक्षरा को अंदर बिठा देता है और फिर कार का डोर बंद करके खुद ड्राइविंग सीट पर आ जाता है और अक्षरा की तरफ देखकर कहता है, मोहतरमा ज़रा सीट बेल्ट लगा लीजिए वरना चालान काट सकता है। अक्षरा ये सुनकर खाते हुए बोलती है, महाशय ज़रा गौर से देखिए, मेरे दोनों हाथों में कैंडी फ्लो है तो मैं सीट बेल्ट नहीं लगा सकती, और क्या भरोसा कि मैं कैंडी फ्लो को तुम्हारे हाथ में रख दूं और तुम मेरी सारी कैंडी फ्लो खा जाओ। इनमें से 2 प्रिंसेस की भी तो है। फिर कुणाल ये सुनकर नामे अपनी गर्दन हिला देता है और खुद ही अक्षरा के करीब जाकर उसकी सीट बेल्ट लगा देता है और फिर से अक्षरा के कैंडी फ्लो में से एक बाइट के लेता है। ये देखकर अक्षरा अपने दोनों हाथों में पकड़ी कैंडी फ्लो को कुणाल से दूर कर लेती है। कुणाल ये देखकर उसकी तरफ जीभ निकाल देता है जिससे अक्षरा और चील जाती है। वहीं अग्नि का तो मानो गुस्से से पारा ही हाई हो गया। वो गुस्से से अपना हाथ डैशबोर्ड पर मार देता है जिससे लक्ष्य भी घबरा जाता है। वहीं कुणाल कार को दूसरी तरफ मोड़ लेता है। अग्नि उन्हें जाता हुआ ही देख रहा था, तभी उसकी नज़र कुणाल की कार के साइड मिरर में जाती है जहां अक्षरा भी कार के साइड मिरर से अग्नि की कार को देखती है और अग्नि की ओर एक आई विंक कर देती है। अग्नि ये देखकर झेप जाता है। उसे नहीं लगा था कि अक्षरा ने उसे देखा होगा, लेकिन जब से अग्नि कार ने बैठा अक्षरा को देख रहा था तब से ही अक्षरा को ये पता था। और फिर कुणाल वहां से कार को घर की ओर ले जाता है। अग्नि उसके जाने के बाद लक्ष्य को कार चलाने के लिए कहता है। लक्ष्य जल्दी से कार को ड्राइव करता है और घर के रास्ते की ओर कार को मोड़ देता है। एपिसोड 10। सुबह का वक्त। सनशाइन क्लब के एक रूम में एक लड़का और लड़की नेक पड़े हुए थे। इस वक्त वो दोनों ही एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो रहे थे। ये कोई और नहीं बल्कि अहाना और ध्रुव थे जो एक दूसरे से चिपके हुए पड़े थे। थोड़ी ही देर बाद ध्रुव की आंखें खुलती है और जैसे ही वो अपने सामने अहाना का मासूम फेस देखता है उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, लेकिन जल्दी ही वो स्माइल गुस्से का रूप ले लेती है क्योंकि ध्रुव को कल रात अहाना की कही हुई बात याद आ गई थी कि कैसे वो किसी और लड़के का नाम लेकर इजहार कर रही थी। ये सोचकर ध्रुव गुस्से से बेड से उठ जाता है और वॉशरूम की तरफ चला जाता है और वहां से फ्रेश होकर आता है और फिर टेबल पर रखा हुआ पानी का जग उठाता है और सोती हुई अहाना के ऊपर उड़ेल देता है। जैसे ही अहाना के ऊपर पानी गिरता है अहाना एकदम से बेड से उठकर बैठ जाती है और वो अपने सिर पर अपना एक हाथ रख लेती है और जैसे ही वो अपने सामने ध्रुव का हैंडसम फेस देखती है तो एक पल के लिए उसमें खो जाती है। फिर दूसरे ही पल उसे एहसास होता है कि उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। ये देखकर वो जल्दी से साइड में राखी चादर उठाती है और अपने चारों ओर लपेट लेती है। ध्रुव ये कहकर एक तिरछी स्माइल करता है और खाली जग को वापस टेबल पर रखकर अहाना की ओर आता है और उसके सामने बड़े ही एटीट्यूड से खड़ा होकर कहता है, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, रात में मैं सब देख चुका हूँ मिस यूजलेस। अहाना ये सुनकर अपनी नम आंखों से उसे देखने लगती है और फिर रात को सारी बातें उसके सामने एक रील की तरह चलने लगती है जिसे याद करके उसको आंखों में आंसू की बहार ही आ गई थी। ध्रुव जब उसकी आंखों में आंसू देखता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर वो अहाना से अपनी नज़रें हटाकर टेबल से अब एक चेकबुक उठाता है और एक ब्लैंक चेक पर अपने साइन करके अहाना की तरफ जाकर उसके सामने कर देता है।
और कहता है, ये लो अपनी एक रात की कीमत। वैसे मिस यूजलेस ज़्यादा खुश नहीं कर पाई तुम मुझे, और रात बिताने के बाद मुझे पता चला है कि तुम वजन भी नहीं हो, तो जितनों के साथ भी तुमने अब तक रात बिताई होगी उनसे ज़्यादा कीमत इस चेक में लिख लेना। कहते हुए अपनी आंखों से चेक लेने का इशारा करता है, लेकिन रिद्धिमा अपने हाथ आगे नहीं बढ़ाती। ये देखकर ध्रुव उस चेक को पास रखी छोटी टेबल पर रख देता है और वहां से बाहर की ओर जाने लगता है, लेकिन अहाना के कहे शब्दों से उसके कदम वहीं रुक जाते हैं और वो गुस्से से मुड़कर अहाना की तरफ देखने लगता है। अहाना बोलती है, मुझे आपका चेक नहीं चाहिए, आपने तो रात को मेरी मदद की थी, और अगर आप हेल्प नहीं करते तो कोई और ही मेरे साथ रात बिताकर मेरे शरीर की गर्मी को शांत कर देता। ध्रुव जैसे ही ये सुनता है वो अपने लंबे कदम रखकर अहाना के पास आता है और उसके फेस को कसकर पकड़ते हुए गुस्से से बोलता है, किसी और को हक नहीं है तुम्हारे शरीर की गर्मी को शांत करने का। अगर शरीर में इतनी ही गर्मी है तो मुझसे कहो, नहीं शांत कर दूंगा। अहाना को ध्रुव के ऐसे पकड़ने से बहुत दर्द हो रहा था। वो अपनी धीमी आवाज में कहती है, रात को मुझे ड्रग्स दी गई थी, इसीलिए शरीर में गर्मी थी, अब नहीं है, और नहीं अब कोई गर्मी शांत करने वाला चाहिए, क्योंकि जो था वो तो कब का छोड़कर चला गया। कहते हुए अहाना की आंखों से आंसू बह जाते हैं और ध्रुव उसकी ये बात सुनकर अपने हाथ पीछे कर लेता है और अहाना को देखकर एक मजाकिया हंसी में कहता है, ओह मिस यूजलेस, किसी ने तुम्हारा यूज करके तुम्हें छोड़ दिया, बहुत बुरा हुआ। अहाना ये सुनकर ध्रुव की ओर देखने लगती है और अपनी नम आवाज में कहती है, यूज करके नहीं छोड़ा था, प्यार किया था, लेकिन अब वो भी कभी का उम्र भर के लिए छोड़कर चला गया। कहते हुए अहाना चादर को लपेटकर बेड से उठती है और जैसे ही पहला कदम नीचे रखती है उसके मुंह से आह निकल जाती है और वो नीचे गिरने को होती है, लेकिन उससे पहले ही ध्रुव उसे अपनी मजबूत बाहों ने पकड़ लेता है और उसके चेहरे की ओर देखने लगता है। अहाना भी उसकी आंखों में देखने लगती है, लेकिन जल्दी ही वो होड़ में आती है और ध्रुव से कहती है, छोड़िए मुझे। ध्रुव उसकी आंखों में देखता हुआ बेख्याली में बोला, कभी नहीं। जिसे सुनकर अहाना की हार्ट बीट फास्ट हो गई और फिर वो ध्रुव से कहती है, जी। ध्रुव ये सुनकर होश में आता है और अहाना को झट से छोड़ देता है, जिससे अहाना जमीन पर गिर जाती है और उसके मुंह से आह निकल जाती है, लेकिन इस बार ध्रुव उस पर ध्यान नहीं देता और गुस्से से कहता है, मिस यूजलेस, मुझे तुम्हारे प्यार के बारे में कुछ नहीं जानना और न ही तुम्हारे आशिकों के बारे में। अपना चेक यहाँ से उठाकर ले जाना। अहाना मासूम सा फेस बनाकर, लेकिन मेरे कपड़े तो देते जाए, मेरी रात वाली ड्रेस तो आपने फाड़ दी है, मैं क्या ये पतली चादर लपेटकर बाहर जाऊंगी। ध्रुव जैसे ही ये सुनता है वो गुस्से में आ जाता है। अब उसके अलावा और कौन अहाना को चादर ने देख सकता था। वो अपनी जेब से फोन निकालता है और अपने एक बॉडीगार्ड को लड़की के कपड़े लाने का मैसेज करता है और फिर मैसेज करके सोफे पर बैठकर अपनी एक टांग पर टांग रखकर जमीन पर बैठी हुई अहाना को देखने लगता है। अहाना उसकी नजरों की तपिश महसूस नहीं कर पाती और जल्दी से उठकर अपने पेट के नीचे हिस्से पर हाथ रखकर वॉशरूम में चली जाती है। उसके जाने के बाद ध्रुव अपनी आंखें बंद कर अहाना की कई बातों को सोचने लगता है। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।